सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, डेफिनेशंस के सेकंड लेक्चर में हम डेफिनेशन जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रॉस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और लीगल प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड बट नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ये 6 डेफिनेशन, 6 टॉपिक आज हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है इसको। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम दोनों देख लेते हैं। एक फॉर्मेट में यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि फॉर्मेट है कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम का। अब कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम कैसे, तो एज इनकम टैक्स, इन द इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जो भी इनकम होती है उसको 5 हेड्स में डिवाइड की गई है। 5 हेड्स ऑफ इनकम उसको बोलते हैं। तो क्या क्या इनकम होती है, वो कौन कौन से उसके हेड्स होते हैं। तो सबसे पहला हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 15 से लेके 17 तक उसकी प्रोविजन दी गई है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो 22 से लेके 27 तक दी गई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 28 से लेके 44 DB। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स 45 टू 55A। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 के लेके 59। ये हो गए टोटल ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, यानी कि टोटल इनकम हो गई। ये 5 हेड्स होते हैं: सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन का प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। अब ये एक एक हेड जो है वो आपके एक एक चैप्टर बनेंगे आगे से, और वो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं कि भाई ग्रॉस टोटल इनकम क्या है और टोटल इनकम क्या है। तो ये 5 हेड्स जो मैंने बताए उसकी अलग अलग सब हेडिंग की देखो आपको प्रोविजन के अलग अलग सेक्शन दिख रही है। उस हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। तो सैलरी की टोटल इनकम आ गई, बिजनेस की प्रॉफिट आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्स की इनकम आ गई, उसको बोलते हैं हम टोटल इनकम। अब उसमें से लेस या तो ऐड होगा क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन का मतलब है फैमिली मेंबर की इनकम जो आपके इनकम के अंदर क्लब हो जाती है, मतलब मर्ज हो जाती है। हस्बैंड वाइफ हो गए, स्पाउस की इनकम, किड्स बच्चों की इनकम हो गई, बराबर। अभी उनको टैक्स भरने का नहीं है तो वो आपके इनकम के अंदर क्लब हो जाती है, उसको क्लबिंग प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है। डिम्ड इनकम हो गई, उसके बाद 66 से लेकर 69 तक की एक सेक्शन में हमको उसकी प्रोविजन दी गई है। अब आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, मतलब लास्ट ईयर में आपका कुछ लॉस था उसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये मिला के जो हमको मिला जो अमाउंट उसको बोलते हैं हम ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम, ये सारी चीजें मिला के जो बनती है उसको बोलते हैं हम ग्रोस टोटल इनकम। अब इसमें से हमको मिलता है डिडक्शन। जो डिडक्शन हमें दी गई है 80A से लेके 80U तक, वो डिडक्शन जब हम माइनस करेंगे उसमें से फिर आता है उसको हम बोलते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम या तो फिर नेट इनकम। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको एक
फॉर्मेट के हिसाब से समझाया कि भी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और टोटल इनकम क्या होती है। बराबर है। पहले तो जो हेड्स के हमने टोटल किया उसको बोलते हैं टोटल इनकम, फिर उसमें क्लबिंग इनकम प्लस किया, डेंट इनकम प्लस किया, लॉस जो भी है उसको एडजस्ट किया, फिर आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से माइनस किया डिडक्शन, तो आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम। बराबर है। अब इनकम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जो आपको ध्यान में रखना है, आप इसके नोट्स भी बना लेना। आइदर कैश और इन काइंड, इनकम जो है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड यानी कि कोई चीज में भी हो सकती है, कोई चीज वस्तु हो सकती है, वो भी हमारी इनकम कह सकते हैं। इंक्लूड नोशनल इनकम, नोशनल इनकम यानी ऐसी इनकम जो हमें कैश में नहीं मिलती या कोई चीज में भी नहीं मिलती, कैश और काइंड में नहीं होती है, बट वो इनकम होती है, उसको नोशनल इनकम बोलते हैं। जैसे जैसे कि देखो, हम हमारे कोई प्रॉपर्टी है, उसको हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका रेंट तो हमें पे नहीं करना पड़ता, बट फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस के जब प्रॉफिट काउंट करेंगे तब उसको रेंट एक्सपेंस करके लिखेंगे, तो वो इधर हमारी रेंट इनकम हो गई। हालांकि हम देने वाले नहीं है, बिजनेस में हम उसको रेंट एक्सपेंस कवर कर रहे हैं, तो हमारी वो एक साइड से इनकम हो गई ना, रेंट की इनकम। अगर हम वहाँ पे बिजनेस नहीं करते तो रेंट की इनकम मिलती। तो कुछ इस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, तब जो इनकम मिलते हैं उसको हम नॉशनल इनकम बोलते हैं। एवरी इनकम नीड नॉट टू बी ए टैक्सेबल इनकम, हर एक इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है। इनकम के लिए हमें ये भी ध्यान में रखना है, सब इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। उस पर हम आगे जाएंगे कि कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। इलीगल इनकम इज इक्वली टैक्सेबल। अब इनकम टैक्स ये कहता है कि भाई आप लीगल तरीके से इनकम लो या इलीगल से लो, उससे हमें कुछ नहीं है। आपने इनकम ली, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसको नहीं समझ में आता लीगल इनकम और इलीगल इनकम, आप किसी भी तरीके से इनकम लेके आओ, आपको इनकम टैक्स पे करना। तो इलीगल इनकम जो है वो भी टैक्सेबल है। एवरी रेवेन्यू रिसिप्ट इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड। एवरी कैपिटल रिसिप्ट इज एग्जेम्प्टेड अनलेस अदरवाइज टैक्सेबल। इनकम इंक्लूड लॉस, बहुत बढ़िया पॉइंट है। एवरी रेवेन्यू रिसिप्ट इज टैक्सेबल। अब रिसिप्ट के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल दो टाइप की होती है। रेवेन्यू मतलब जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें से जो भी इनकम मिली वो होती है टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्टेड। अगर वो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो एवरी कैपिटल रिसिप्ट इज एग्जेम्प्टेड। कैपिटल जो इनकम है, मतलब हमने कोई प्रॉपर्टी सेल किया तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो इनकम नहीं मानी जाती। बराबर। अनलेस अदरवाइज इज टैक्सेबल, अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो। इनकम के अंदर इंक्लूड लॉस, इनकम में कभी लॉस भी इंक्लूड होता है। अब कैसे, वो आगे हम देखेंगे, बट अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको याद रखना है। सम इनकम कैन बी टैक्स ट्वाइस। कुछ ऐसी इनकम भी होती है जो दो बार उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो दो बार टैक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कभी होता नहीं है। जैसे प्रीवियसली एक्रोल बेसिस, नाउ कैश बेसिस। चलो इसको समझते हैं। प्रीवियसली कैसेस एक्रोल बेसिस मतलब क्या? जैसे मान लो सैलरी इनकम, तो सैलरी में ऐसा होता है कि मंथली सैलरी हमारी 50,000 है। मान लो कि किसी बंदे की मंथली सैलरी 50,000 है, तो जब उसकी हम ईयरली इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 इंटू 12 यानी कि 6 लाख रुपीज उसकी सैलरी इनकम मानते हैं। बट उसमें से लास्ट मंथ की जो सैलरी है, मार्च महीने की सैलरी, वो पे कब होती है? अप्रैल। पर ऑन एक्रूअल बेसिस हम वो मान लेते हैं कि वो सैलरी मिल गई, यानी कि अराइज तो हो चुकी है, अब मिलेगी। वो चाहे भले नेक्स्ट मंथ में मिले, बट वो इस साल की इनकम में हम मान लेते हैं। तो फिर वो जब मिलेगी तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अपने मार्च में उसको एक्रूअल बेसिस ले लिया है, तो अभी उसको अप्रैल में टैक्स पे नहीं लेना है। अगर आप कैश बेसिस करते हो, मतलब कि जब पैसा मिला तभी वो इनकम मिली, उसको बोलते हैं कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस नहीं होता। तो आपको जब इनकम मिलेगी तब वो टैक्सेबल हो। समझ में आ रहा है? बराबर। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि इनकम अराइज हुई और उस पर हमने टैक्सेबल इनकम हो गई और उस पर हमने टैक्स पे कर दिया, अभी मिली नहीं है, वो होता है एक्रूअल बेसिस।
जब मिलेगी तब वापस उस पर टैक्स लगेगा नहीं, यानी कि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। और कैश बेसिस सिस्टम में क्या होता है, जब पैसा मिलेगा तब वो इनकम मानी जाएगी और तब उस पर हम टैक्स पे करेंगे, वो होता है कैश बेसिस, तो उस पर एक ही बार टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है फॉर द इनकम। सेम पर्सन कैन बी टैक्स्ड ट्वाइस, एक ही पर्सन दो बार उसके ऊपर टैक्स लग सकता है, बराबर, एज इंडिविजुअल और एंड एज अ कर्ता। मतलब वो खुद इंडिविजुअल है तो खुद अपनी इनकम पे तो टैक्स भरता ही है, अगर वो एचयूएफ के अंदर कर्ता खुद है तो वहां पे भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो दो बार उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। इनकम में बी टैक्स आइदर ऑन एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस एज द केस एप्लीकेबल, वो हमने आगे देखा। ठीक है, तो इतने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इनकम के लिए याद रखने हैं, बराबर। इनकम के अंदर ये सब सारी चीजें होती है। अब कैजुअल इनकम, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? कैजुअल इनकम होती है द इनकम इन विच इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन। अनएक्सपेक्टेड एंड अनफोर्सीन, दो वर्ड खास याद रखना, इज नॉन एज अ कैजुअल इनकम। इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अ रेगुलर सोर्सेस ऑफ इनकम। मतलब कैजुअल इनकम ऐसी इनकम होती है जो अनएक्सपेक्टेड और अनफोर्सीन, हमें पता ही नहीं है कि वो मिलेगी। अगर देखो मैंने सेल किया है तो मुझे पता है कि वो कहीं पे कभी ना कभी उसका पैसा मिलेगा, बट ऐसी कोई इनकम जो हमें पता ही नहीं है और अचानक से मिल जाए, जैसे लॉटरी लग गई, वो अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन, वो कैजुअल इनकम हो जाए, वो मानी जाती है। हालांकि मैंने लॉटरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन का मीनिंग समझ में आए। लॉटरी की इनकम मुझे हुए अदर एक इनकम के अंदर टैक्सेबल होती है। अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन इसका एक ऐसे केस में होते हैं जैसे हमने कोई वेटर को कभी टिप दिया, तो वो अनएक्सपेक्टेड है, उसको पता नहीं कि मुझे टिप मिलेगी या नहीं, बराबर। इट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, आप जो भी रेगुलर काम करते हो उसमें से मिलती है नहीं। अप टू 1972 1973 कैजुअल इनकम वे टोटली एग्जेम्प्टेड, बट नाउ कैजुअल इनकम आर ऑल्सो टैक्सेबल, अब वो टैक्सेबल है। इट इज चार्ज टू फ्लैट रेट 30% विदाउट क्लेमिंग एनी अलाउंसेस और एक्सपेंडिचर। अब उस पर सीधा 30% टैक्स लगता है, उसमें कोई अलाउंसेस और कोई एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन के तौर पे नहीं मिलता। जितना इनकम मिला उस पर सीधा 30% टैक्स पे करना है कैजुअल इनकम पे। तो देखना पड़ेगा कि भाई कैजुअल इनकम कौन कौन से इनकम को कैजुअल इनकम माना जाता है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बराबर, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। इट मस्ट बी नोटेड, सॉरी, तो ये जो एग्जांपल दी है वो सारी क्या है, कैजुअल इनकम। अब इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली रिसिप्ट विच आर नॉट लाइकली टू रिकर विल बी ट्रीटेड एज कैजुअल इनकम। ओनली रिसिप्ट विच आर नॉट लाइकली टू रिकर विल बी ट्रीटेड एज एन कैजुअल इनकम। जैसे बर्थडे गिफ्ट मिली इज कैजुअल इनकम, बट अमाउंट ऑफ टिप रिसीव्ड बाय टैक्सी ड्राइवर फ्रॉम अ पैसेंजर इज नॉट अ कैजुअल इनकम। बर्थडे गिफ्ट मिली वो कैजुअल इनकम हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेशन होती है पर पता नहीं क्या होगा, बराबर। और अब टैक्सी ड्राइवर जो है उसको टिप मिली है, तो वेटर को जो टिप मिली वो कैजुअल इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड है उसके बिजनेस से, उसकी वर्किंग स्टाइल से, उसके वर्किंग पैटर्न से मिली हुई है। अगर वो टैक्सी ड्राइवर नहीं होता तो क्या टिप मिलती उसको? नहीं। तो प्रोफेशन के साथ जब वो चीज कनेक्ट हो जाती है तो वो कैजुअल इनकम मानी जाती नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं हमारी थर्ड पॉइंट पे, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स बिकॉज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हैज नो पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम।
इंडियन पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का। ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। स्टेट गवर्नमेंट ने चार्ज नहीं किया तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम जो है वो अभी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इंडिया के अंदर ये टोटली एग्जेम्प्टेड है एंड सिंस 1973 एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट एप्लीकेबल टू द टैक्सेबल इनकम। देखो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, बट जब कोई पर्सन की हम टोटल इनकम की कैलकुलेशन करें तो एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूड करना है ताकि हम स्लैब रेट के हिसाब से उसको कितना टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट कर सके। बाद में एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगता है वो हम माइनस करते हैं। तो ये 1973 से ये प्रैक्टिस में आया, पहले नहीं था, पहले पूरा टैक्स एग्जेम्प्टेड था। टू बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर इनकम द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अब देखो एग्रीकल्चर इनकम की प्रोविजन है ना, वो बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम है बट इन द प्रोविजन ये नहीं है। कभी ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है बट प्रोविजन में दिया गया कि ये है, तो इसलिए वो कंडीशन है, सब ध्यान से आपको याद रखना है। दो कंडीशन है, उसमें से पहली कंडीशन ये है इनकम शुड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। जो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया भारत की जमीन है और भारत की जमीन में से एग्रीकल्चर इनकम मिली है तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम है। सेकंड कंडीशन है वो जमीन जो है वो यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पज से ही यूज की होनी चाहिए तो ही उसको एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अब देखना पड़ेगा हमको भी कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में आती है। तो नंबर 1 है एनी रेंट और ऑन एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका कोई रेंट मिले तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जमीन है तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही पैदा करो, उसको रेंट पे दे दो और रेंट मिला तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही है। बट उसमें भी कंडीशन है द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। If the tenant receives such rent from subtenancy, it will be treated as agriculture income. अगर एक पर्सन ने किसी को रेंट पे लैंड दिया है, उसने तीसरे को लैंड पे दिया है तो उसके लिए भी ये एग्रीकल्चर ही है, पर कंडीशन 2 है भारत में होनी चाहिए और दूसरा उसको यूज एग्रीकल्चर के हिसाब से ही होना चाहिए। एनी रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड का कोई भी रेवेन्यू मिले यानी कि द लैंड मस्ट सिचुएटेड इन इंडिया और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये दो कंडीशन है। रेवेन्यू यानी कि हमने उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और फिर उसको सेल किया, कल्टीवेशन जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं, उससे जो इनकम मिली वो तो 100% एग्रीकल्चर इनकम ही हो गई। इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब ये चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो डायरेक्ट सेलेबल नहीं होती है, उसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रोसेस करनी होती है फिर वो सेल की जाती है। तो ऐसी जो प्रोसेसिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे कॉटन हैज टू बी जीन, कॉटन जो आता है उसको जिन की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिनिंग की प्रोसेस होती है उसके ऊपर, फिर वो सेलेबल बनता है। मतलब उसमें से वो जो कपास है उनको होते हैं वो अलग करने की प्रोसेस, टोबैको जो होते हैं उसको ड्राई करने की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस की इनकम जो है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम फ्रॉम अ बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम बट फॉर दिस फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। कोई भी बिल्डिंग है जिसका आपने एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज किया है तो वहां पे भी वो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। उसके लिए कंडीशन है नंबर 1, अ पर्सन वो गेट इनकम इज ओनर ऑफ पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग। जिसको ये इनकम मिलती है वो बिल्डिंग का ऑनर या तो पोजेसर होना चाहिए। दूसरा, द बिल्डिंग है वो सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड, वो खेती की जमीन पे बनी होनी चाहिए। और मस्ट बी इन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ सच लैंड, ऐसी जमीन से नजदीक में आनी चाहिए। द बिल्डिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड एज ड्वेलिंग हाउस,
तीसरा कंडीशन है बिल्डिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड एज ड्वेलिंग हाउस। बिल्डिंग का यूज जो है वो ड्वेलिंग हाउस के लिए यूज किया गया, स्टोर हाउस के लिए यूज किया गया होगा। तो अदर आउट बिल्डिंग बाय रीजन ऑफ इट कनेक्शन विद द लैंड। इस बिल्डिंग का यूज जो है वो एग्रीकल्चर के पर्पज से ही किया जाना चाहिए, एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस। और ये जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे आनी चाहिए बिल्डिंग, या उसके नजदीक में आनी चाहिए। उसके बाद द लैंड मस्ट बी एसोसिएटेड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और मस्ट बी सब्जेक्ट टू लोकल रेट। लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है जमीन महसूल, उसके अंदर उसको टैक्स पे करना पड़ता है, जो ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं वहां पे, उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और सब्जेक्ट टू लोकल रेट होना चाहिए। इफ नॉट, अगर नहीं है तो ऐसी कोई भी जमीन, इफ द लैंड इज नॉट एसोसिएटेड टू लैंड रेवेन्यू और इट इज नॉट सब्जेक्ट टू लोकल रेट, देन सच लैंड शुड बी सिचुएटेड। अगर ये नहीं है तो ये आनी चाहिए आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट कोड which has a population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh, and the land should be situated outside the limit of 2 kilometer of such municipality. अगर वो लैंड रेवेन्यू में एसेस नहीं हो गई है और लोकल रेट पे नहीं है तो ऐसी कोई भी जमीन जो है वो म्यूनिसिपैलिटी की हद जो होती है, लिमिट जो होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड की जो लिमिट होती है उससे 2 किलोमीटर दूरी पर होनी चाहिए। और पॉपुलेशन जो होता है उसका वो 10,000 से लेके 1 लाख तक होना चाहिए, तो 2 किलोमीटर। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा, 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम है तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। 1 लाख से 10 लाख तक का होता है तो 6 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसी जमीन पे कोई बिल्डिंग आई है तो फिर वो बिल्डिंग की जो भी रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। हाँ, इनकम डिराइव्ड बाय ह्यूमन एक्ट के थ्रू इनकम होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के द्वारा इनकम होनी चाहिए। अब डिविडेंड जो है वो डिविडेंड का क्या केस है, तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड मतलब कि कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है तो वो कंपनी के लिए एग्रीकल्चर इनकम है, बट उस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर है उन्होंने पैसा लगाया है और उसको डिविडेंड जो मिलता है वो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बराबर, कंपनी के लिए एग्रीकल्चर इनकम है पर शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। तो बस आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट नोट है इंपॉर्टेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप यहाँ पे जो भी पढ़ा है उसके आप नोट्स बना लेना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो खास अपना को लिख के रखना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।